नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है कुशाग्र सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में। तो जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था, आज की वीडियो में हम कवच के बारे में जानेंगे। तो कवच के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक फिलहाल वीडियो बनाया था इसके पहले, तो आप चाहें तो वो भी जाके देख सकते हैं। लेकिन अगर आप वो नहीं भी देखेंगे तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको कवच को बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और एकदम इसको सिंपल वर्ड्स में मैं रखने की कोशिश करूंगा। जितना मुझसे हो पाएगा मैं उतना आपके लिए सिंपल वे में पेश करूंगा कि आखिर भाई कवच का जो सिस्टम है वो कैसे काम करता है और कैसे आखिर इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं, इसकी टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले तो आप कवच के फायदे जान लीजिए कि आखिर इनके फायदे क्या क्या हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको 7 इसके मेजर पॉइंट्स बताता हूं। तो देखिए, ये विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस के तौर पर काम करेगा, फॉग सेफ डिवाइस जो एक आता था उसके तौर पर काम करेगा, एंटी कॉलिजन डिवाइस इसमें लगाया गया है, ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम इसमें है, ऑक्सिलरी वार्निंग सिस्टम इसमें है, ट्रैक एंड इक्विपमेंट एनहेंसमेंट्स है, उसके बाद फिर एडिशनल सेफ्टी मेजर्स। तो इतने सारे इसमें चीजें फिलहाल लगाई गई हैं। अब क्या क्या है तो चलिए मैं आपको डिटेल में समझाता हूं कि भाई आखिर ये काम क्या करेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो इसमें ये है कि ये हेड ऑन कॉलिजन और साइड कॉलिजन को रोकेगा। अब कॉलिजन का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि भैया जो दो गाड़ियां टकराती है आपस में, तो ये सबसे पहले उनको रोकेगा। इसीलिए इस टेक्नोलॉजी का नाम कवच भी रखा गया है। अब कवच का तो मतलब आप जानते ही हैं, आर्मर। तो उसी तरह से ये काम कर रहा है। तो देखिए, कोई भी दो ट्रेन अगर सेम ट्रैक पर आमने सामने आ जाती हैं तो ये उनको टकराने से रोकेगा। या फिर मान लीजिए कोई एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकराने वाली है तो उसमें ये अपने आप ब्रेकिंग कर देगा। या फिर कभी कुछ ऐसा हो जाए कि भाई साइड से कोई दूसरी गाड़ी आ जाए यहाँ पर एक सिंगल ट्रैक पर, तो वहां पर भी ये साइड कॉलिजन को रोक सकता है। तो इसका सबसे पहला तो आपने बेनिफिट जान लिया कि भैया एक कॉलिजन रोक रहा है, मतलब कि डायरेक्टली एक्सीडेंट्स यहाँ पर रुक रहे हैं। एक्सीडेंट होने के पहले ही, मतलब कि मान लीजिए अगर लोको पायलट को यहाँ पर पता नहीं है और सामने कोई दूसरी गाड़ी आ रही है या फिर ये गाड़ी को ठोकने वाले हैं, तो उस समय पर ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग कर देगा। फिर इसके बाद यहाँ पर ये स्पैड को रोकेगा। अब स्पैड का मतलब होता है सिग्नल पासिंग एट डेंजर। तो जब भी कोई आगे सिग्नल आने वाला रहेगा तो उसके हिसाब से स्पीड रेगुलेट करेगा। अगर देखिए ग्रीन सिग्नल मिलते हैं तो ये नॉर्मली अपनी स्पीड को मेंटेन रखेगा, अपने आप ही गाड़ी को चलने देगा लोको पायलट के भरोसे। लेकिन मान लीजिए कि अगर यहाँ पे येलो सिग्नल आ रहा है और वहां पर, वैसे ही सारे लोको पायलट्स के लिए ये नियम है कि भाई वहां पर 40 की स्पीड के ऊपर से आपको नहीं जाना है। मतलब कि आपको इतना स्पीड तो रिड्यूस कर देना है जब भी आपको कोई येलो सिग्नल दिखे, क्योंकि आपको रेडी रहना पड़ता है कि भाई नेक्स्ट जो सिग्नल है वो रेड भी हो सकता है या फिर ग्रीन भी हो सकता है। तो जब तक नेक्स्ट सिग्नल की एस्पेक्ट ना पता चले तब तक आपको स्पीड नहीं बढ़ानी है। तो उसी हिसाब से अगर यहाँ पर ये येलो सिग्नल देख लेता है और अगर यहाँ पर ये देखता है कि भाई लोको पायलट यहाँ पर उतनी अच्छे से ब्रेकिंग नहीं कर पाए, तो ये अपने आप ही ब्रेकिंग कर देगा और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गाड़ी को ले आएगा। तो मतलब कि सिग्नल के हिसाब से ब्रेकिंग करता है। और अगर आगे रेड सिग्नल है तो उसमें भी अपने आप ही खुद ही ये गाड़ी को रोक देगा रेड सिग्नल के पहले। इसमें जो अंदर डिवाइस लगाए गए हैं वही खुद ही कैलकुलेट करते हैं कि कब रेड सिग्नल आने वाला है और फिर वही उसके पहले जाके रोक देगा। अब इसकी टेक्नोलॉजी क्या है वो तो हम आगे समझेंगे, पहले आप काम समझ लीजिए। उसके बाद मान लीजिए अगर कोई जो ट्रेन है वो एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर जाती है। अब जैसा कि भाई मेन लाइन रहती है और लूप लाइन रहती है, तो कभी भी अगर गाड़ी ट्रैक को चेंज करेगी तो उस टाइम पर स्पीड को रिड्यूस करना पड़ता है। 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक यहाँ पर लाना पड़ता है गाड़ी को। तो अब आप समझ सकते हैं कि भाई जब भी यहाँ पे ट्रैक चेंज करना है तो गाड़ी की स्पीड कम करना पड़ता है। तो वैसे टाइम पर अगर लोको पायलट यहाँ पर स्पीड कम करना भूल जाते हैं गाड़ी की, तो फिर अपने आप ही ये ट्रेन की स्पीड को रिड्यूस करके 30 किलोमीटर पर आवर तक के ले आएगा। इसके बाद जो हमारे फाटक होते हैं, तो वहां पर जब भी गाड़ियां जाती है तो उसके पहले यहाँ पर लोको पायलट्स को हॉर्न मारना पड़ता है, ताकि जो गेट में लोग खड़े होंगे तो वो लोग जान जाएं कि भाई ट्रेन उनकी तरफ आ रही है। तो अगर लोको पायलट्स हॉर्न बजाना भूल जाते हैं किसी भी गेट के पास में, तो फिर एक खुद ही हॉर्न बजा देगा। तो अब आप यहाँ पर समझ रहे हैं कि भाई ये खुद ही हॉर्न भी बजाएगा, गाड़ी को रोक तो रहा ही है, लेकिन अगर कोई गेट पर लोको पायलट हॉर्न बजाना भूल जाते हैं तो फिर खुद ही हॉर्न बजा देगा। और इसमें एक एंटी रोल डाउन फीचर भी लगाया गया है। अब मान लीजिए गाड़ी का जो स्विच है वो फॉरवर्ड की तरफ लगा हुआ है इंजन में, मतलब कि गाड़ी जो है आगे ही जा सकती है। और उस टाइम पर अगर गाड़ी रोल डाउन हो जाए, अपने आप ही लुढ़क जाए, और अगर 5 मीटर से ज्यादा रोल डाउन हो गए तो भी ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग कर देगा ट्रेन में। उसके बाद इसमें एक एसओएस फीचर भी लगाया गया है। अब एसओएस का मतलब तो भाई इमरजेंसी में यूज होता है, आप ये चीज जानते ही होंगे। तो इमरजेंसी के टाइम पर मान लीजिए अगर कोई लोको पायलट कहीं देख लेते हैं कि भाई यहाँ पर कोई ब्रिज टूटा हुआ है, कोई पटरी टूटी हुई है, इस तरह की अगर कोई भी इमरजेंसी दिखती है तो फिर वो यहाँ पर एसओएस सिग्नल इससे जनरेट कर सकता है। तो इससे क्या होगा, जो भी 3 किलोमीटर की रेंज में कोई भी गाड़ी होगी जिसके भी इंजन में कवच लगा होगा, तो वो ट्रेन को यहाँ पर ऑटोमेटिकली रोक देगा वहीं के वहीं। तो यहाँ पर एक इसका फीचर ये भी हो गया कि भाई जब भी कभी इमरजेंसी रहे और लोको पायलट ने अगर अपनी गाड़ी से एसओएस फीचर को ऑन कर दिया, तो फिर आसपास के लगभग 3 किलोमीटर की रेंज में जो भी गाड़ियां रहेंगी वो सारी की सारी वहीं पर खड़ी हो जाएंगी, बस उनमें कवच लगे रहना चाहिए इंजन में। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे इस डिवाइस के बारे में कि आखिर ये काम क्या करेगा। इसमें देखिए लोको पायलट के पास में एक मॉनिटर लगा रहेगा या फिर एक स्क्रीन रहेगी जिसमें कि पूरा का पूरा बताएगा कि नेक्स्ट सिग्नल क्या एस्पेक्ट है,
और सब कुछ वहाँ पे डिटेल्स लिख के भी आएगी। तो अगर आप नहीं जान पा रहे हैं तो देखिए बुलेट ट्रेन में ऐसी टेक्नोलॉजी रहती है कि लोको पायलट को अपना जो सिग्नल है अगला वाला तो अपने आप ही यहाँ पर लोकोमोटिव के अंदर में ही पता लग रहा है। अब देखिए जब भी फॉग रहता है तो उस टाइम पर लोको पायलट्स को सिग्नल देखने में बहुत ज्यादा तकलीफ जाती है, क्योंकि भाई धुंध के मारे यहाँ पर दिखते नहीं है सिग्नल। तो उस टाइम के लिए भी यहाँ पर फॉग सेफ डिवाइस की तरह काम करेगा। और कितना अच्छा हो गया है कि आपको सिग्नल की जो एस्पेक्ट है वो इंजन में बैठे बैठे ही दिख जा रहे हैं। इससे एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। ये डिवाइस टेक्नोलॉजी वाइज अब तक का सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट लाएगा रेलवे में। अब आपने ये तो समझ लिया कि भाई आखिर इसके काम क्या है। अब हम इसकी टेक्नोलॉजी की तरफ चलते हैं कि आखिर ये करता क्या है और कैसे काम ये करेगा। तो देखिए सबसे पहले तो भाई ये सारी चीजों के लिए इसको सारी की सारी ट्रैक्स की जानकारी होना बहुत जरूरी है। जब सारे रेलवे ट्रैक की इसको जानकारी होगी तभी तो ये पता कर पाएगा कि सेम ट्रैक पर अगर कोई गाड़ी आ रही है तो ब्रेकिंग करेगा या फिर उस तरह की चीजें। तो इसको सारे के सारे ट्रैक्स की जानकारी होनी चाहिए सबसे पहले। दूसरी चीज है इसको डायरेक्शन की जानकारी होनी चाहिए कि भाई जिस डायरेक्शन पर ट्रेन जा रही है तो सेम ट्रैक पर अगर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन आ गई तो उनको रोक देगा। तो यहाँ पर इसको डायरेक्शन की जानकारी होनी चाहिए। तीसरी यहाँ पर इसको ब्रेक पावर की जानकारी होनी चाहिए। अब भाई ब्रेक पावर मतलब कि कितना परसेंटेज में यहाँ पर जो ट्रेन है उसके ब्रेक्स लग रहे हैं तो वो भी इसमें फीड करना पड़ेगा पहले ही लोको पायलट को, जिससे कि यहाँ पर उसी हिसाब से ब्रेकिंग करेगा, कैलकुलेशन करेगा। मतलब पहले ये कि भाई कितने दूरी पर यहाँ पर गाड़ी को रोकना है और जितना ब्रेक पावर का परसेंटेज है उसके हिसाब से गाड़ी को रोकेगा। उतना ही मतलब ये प्रेशर यहाँ पर लगाएगा इंजन से और उतने ही हिसाब से यहाँ पर ब्रेकिंग होगी कि गाड़ी भाई उस दूरी पर जाकर रुक जाए। तो इसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस होगी, वो तो आप समझ ही पा रहे होंगे। और बाकी फिर इसमें सिग्नल्स की भी सारी जानकारी होनी चाहिए कि भाई कौन सा सिग्नल आगे क्या आने वाला है, उसका पूरा का पूरा एस्पेक्ट इसमें पता लग जाए। तो फिलहाल ये 4 चीजें इसको पता होना चाहिए, तभी ये बराबर काम करेगा। अब कैसे इसमें क्या क्या यूज किया गया है तो चलिए आगे समझते हैं। अब सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये जो डिवाइस है ये मेड इन इंडिया है। और जो TPWS डिवाइस था मतलब कि ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम, ये यूरोप में फिलहाल बनाया गया था डिवाइस। तो वो बहुत ज्यादा महंगा डिवाइस और उसके कंपैरिजन में ये काफी ज्यादा सस्ता डिवाइस है जो कि मेड इन इंडिया ही है और बिल्कुल उसी की तरह काम करता है, सेम टू सेम ऑलमोस्ट। और इसको फिलहाल अभी 3 कंपनीज बना रही है, जिसमें कि पहली मेधा है, दूसरी कर्नेक्स और तीसरी है HBL। अब चलिए टेक्नोलॉजी के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले आप इसके यूनिट्स जान लीजिए कि आखिर भाई इसमें कितने यूनिट्स लगाए जाएंगे। तो देखिए इसका सबसे पहला यूनिट जो है वो तो स्टेशन में लगाया जाएगा। भाई रेलवे स्टेशन में इसके जो है यूनिट्स लगाए जाएंगे जो कि यहाँ पर स्टेशन मास्टर के पैनल से लगे हुए रहेंगे, उससे कनेक्टेड रहेंगे, या फिर जो वहाँ पर रिले सिस्टम है पूरा का पूरा, जिससे कि यहाँ पर सिग्नलिंग चलती है। अगर आप सिग्नलिंग के बारे में नहीं जानते हैं तो देखिए मैंने इसके ऊपर पूरा वीडियो बना रखी है, पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं, आई बटन पर लिंक मिल जाएगी। तो भाई उससे ये पूरा का पूरा कनेक्टेड रहेगा इसका एक यूनिट। और वहीं पर एक काफी बड़ा टावर भी लगा रहेगा स्टेशन में ही, जो कि यहाँ पर रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स को ट्रांसफर करेगा। तो सबसे पहला तो आपने यहाँ पर समझ लिया स्टेशनरी यूनिट जिसको हम कहते हैं, मतलब कि स्टेशन में इसके यूनिट लगे रहेंगे। दूसरा इसका यूनिट हो गया ऑन बोर्ड यूनिट, मतलब कि जो इंजन के अंदर यूनिट्स लगाए गए हैं। अब इसमें सबसे पहले तो इंजन में मॉनिटर लगे हैं, फिर बीच में और भी कई सारे यूनिट्स लगाए गए हैं, जिससे कि मेन ये सारी की सारी कैलकुलेशन करता है और लोको पायलट को शो करता है। तो इंजन में कुछ ऐसे यूनिट्स इसके लगाए गए हैं जिसको हम ऑन बोर्ड यूनिट्स कहेंगे। तीसरा फिर बाकी जो रेलवे ट्रैक्स हैं या फिर जो सिग्नल्स है या फिर जो गेट हैं, जो फाटक हुआ करते हैं, तो इन तीनों जगह पर RFID टैग लगाए जा रहे हैं। अब जो RFID टैग है भाई ये क्या है और कैसे इनके बदौलत ही यहाँ पर जो है मेन काम होगा, तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। तो RFID का मतलब होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। तो ये आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर इस तरह की कई सारी चीजों में भी लगे रहते हैं। और ये माइक्रोचिप इसमें लगी रहती है, जिसमें कि क्या होता है कि भाई डेटा इसमें कुछ ना कुछ प्रेजेंट रहता है, वो सेव रखता है डेटा को। और फिर एक RFID रीडर रहता है जो कि जैसे ही यहाँ पर वेव्स छोड़ेगा तो उससे फिर वहाँ पर जो भी डेटा होगा तो वो वहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है और वो जो RFID रीडर है वो रीड कर लेता है इसमें जो भी डेटा पड़ा रहेगा। मतलब कि जो RFID टैग है इनमें जो भी डेटा पहले से प्रेजेंट है। फिलहाल तो आप ये समझ लीजिए कि ये 2 टैग आते हैं, पहले तो एक्टिव आता है, दूसरा पैसिव आता है। एक्टिव का मतलब खुद भी ये डेटा ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन पैसिव का मतलब बस ये है कि उसमें डेटा पड़ा रहेगा और RFID रीडर जब उसके पास लेके जाएंगे तभी वो रीड कर पाएगा। मतलब कि RFID रीडर से ही उसको रीड किया जा सकता है। तो ऐसे ही हमारे रेलवे ट्रैक्स, सिग्नल्स और गेट पर पैसिव RFID टैग्स लगाए गए हैं और एक खुद को डेटा को ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन इसमें जो भी डेटा फीड होगा तो जब भी RFID रीडर जब इसके ऊपर से जाएगा तो फिर वो RFID रीडर को अपना डेटा एक्सचेंज कर देंगे, मतलब अपना डेटा RFID रीडर को दे देंगे, जिससे कि जो RFID रीडर है वो इनका पूरा डेटा रीड कर लेगा और फिर आगे जाके पूरे पूरे कैलकुलेशन होंगे। जो दूसरे यूनिट लगे हैं इंजन में तो पूरा का पूरा कैलकुलेशन करेंगे फिर उस हिसाब से। तो ऐसा यहाँ पर ये कुछ सिस्टम है। अब लेकिन आप सोच रहे होंगे कि RFID रीडर कहाँ पे लगा रहेगा। तो देखिए RFID रीडर जो है वो इंजन में लगा रहेगा। तो ट्रैक्स में ही कुछ दूरी के बाद में ही यहाँ पर जो RFID के टैग हैं
वो लगाए जाएंगे। स्लीपर की बिल्कुल बीचों बीच में ये लगे रहेंगे। उसके बाद फिर सारे सिग्नल्स में RFID टैग लगाए जाएंगे और गेट में भी RFID टैग लगाए जा रहे हैं। और जब भी इंजन यहाँ से गुजरेंगे तो इसमें जो इंजन के नीचे RFID रीडर लगा हुआ है तो वो यहाँ पर कैप्चर करेगा सारी की सारी डिटेल्स और उस हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेशन होगी। इंजन के अंदर में ही जो दूसरे यूनिट्स लगे हैं वो कैलकुलेशन करेंगे कि भाई कहाँ पर गाड़ी को रोकना है और कब रोकना है। अब इसके लिए इंजन में 2 एंटीना भी लगाए गए हैं, जिसमें से जो पहला एंटीना है वो तो GPS के लिए है और दूसरा एंटीना है UHF के लिए, मतलब कि अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स के लिए। तो यही रेडियो कम्युनिकेशन का जरिया रहेगा जो कि स्टेशन से डेटा इंजन में आएगा, उसके लिए जो रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स है उसको ही वो कैच करेगा जो ऊपर एंटीना लगा है। और बाकी GPS वाले का तो आप काम समझ रहे होंगे, ये रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए रहता है, मतलब कि भाई प्रेजेंट में क्या टाइम चल रहा है और क्या लोकेशन है ये तो GPS मॉनिटर करता है, तो उससे भी यहाँ लेना देना है इसका। अब GPS का काम हम आगे समझते हैं, लेकिन पहले आप UHF एंटीना के बारे में समझिए। अब भाई जितने स्टेशन हैं, ठीक है, तो जो स्टेशन में यहाँ पर जो स्टेशनरी यूनिट लगाए गए हैं तो इनका काम क्या है। तो सबसे पहले जो भी यहाँ पर स्टेशन मास्टर यहाँ सिग्नल देंगे या फिर जब भी जो पॉइंट चेंज करते हैं कि भाई जो एक ट्रैक उसको दूसरे ट्रैक पर अगर स्विच करते हैं तो ये ऑलरेडी ये सारी डिटेल्स जो है ये इंजन तक के पहुंच जाएंगी। अब ये इंजन तक कैसे पहुंचेगी, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि स्टेशनरी डिवाइस में एक टावर लगाया गया है जो कि अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स भेजेगा और ये 5 किलोमीटर तक के एरिया तक के ये वेव्स जाती हैं, जिससे कि वहां पर जैसे ही कोई इंजन आ रहा होगा तो वो ये वेव्स को पकड़ेगा जो उसमें एंटीना लगा है उसके थ्रू, और फिर इंजन में जो यूनिट्स लगे हुए हैं वो डेटा को प्रोसेस करेगा। तो इससे क्या होगा, जो भी सिग्नल आने वाले हैं तो वो सिग्नल का जो एस्पेक्ट है वो डायरेक्टली स्टेशन से यहाँ पर अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी के जरिए इंजन तक के पहुंच जाएगा। और हर 2 सेकंड में सिग्नल एक्सचेंज चलता रहता है, मतलब लगातार ये प्रोसेस चलती रहती है। हर 2 सेकंड के अंदर ये अपडेट होता है कि भाई कहीं सिग्नल कुछ चेंज तो नहीं हुआ या फिर कुछ और चीज तो नहीं हुई, तो हर 2 सेकंड के अंदर ये अपडेट भी होता रहेगा। तो लगातार यहाँ पर अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स को भेजा जाएगा, जिससे कि जब भी स्टेशन मास्टर यहाँ पर कोई भी सिग्नल चेंज करेंगे, उसकी एस्पेक्ट येलो करेंगे, रेड करेंगे, जो भी करेंगे, तो वो डायरेक्टली सारी डिटेल्स इंजन तक पहुंच जाएंगी। और फिर बाकी काम जो यहाँ पर आता है वो RFID टैग का आता है। अब जैसे जो सिग्नल में RFID टैग लगा रहेगा और मान लीजिए वो सिग्नल रेड है, अब सबसे पहले तो स्टेशन से यहाँ पर जानकारी इंजन तक आ जाएगी कि भाई वो आने वाला सिग्नल वहां पर रेड है। फिर ये कैलकुलेट कैसे करेगा, तो इसमें देखिए पहले से ये डेटा फीड रहेगा कि कब वो सिग्नल आने वाला है, उस हिसाब से जो RFID टैग यहाँ पर सिग्नल पर लगा हुआ है तो वहां पर ये कैप्चर करेगा उसको कि भाई वो कितना दूर है और उस हिसाब से यहाँ पर कितना दूर पहले ही यहाँ पर गाड़ी को ब्रेकिंग करना है। तो ये जो इंजन में डिवाइस लगे हुए हैं ऑन बोर्ड डिवाइस वो खुद ही कैलकुलेट करेंगे कि भाई कहां पर गाड़ी को रोकना है कि रेड सिग्नल के पहले ही गाड़ी रुक जाए या फिर येलो सिग्नल रहे तो गाड़ी की स्पीड धीरे हो जाए। तो वो सारे काम होंगे यहाँ पर RFID टैग के द्वारा। अब बाकी जो पटरी में लगातार RFID टैग लगे हुए हैं तो इनसे क्या फर्क पड़ता है, तो चलिए मैं आपको वो भी समझाता हूँ। अब सबसे पहले तो आप ये समझ लिए कि भाई यहाँ पर एक टिन नंबर दिया गया है, मतलब कि ट्रैक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि हर एक ट्रैक के लिए पर्टिकुलरली हर एक स्टेशन के सारे ट्रैक्स में एक टिन नंबर दिया जाएगा। तो इसी से कैलकुलेट करेगा। मान लीजिए कोई दूसरी गाड़ी अगर सेम ट्रैक पर आ गई है तो यहाँ पर वो देख लेगा कि भाई जो टिन है, मतलब कि ट्रैक आइडेंटिफिकेशन नंबर है दोनों ट्रेन का, तो वो सेम हो गया है। अब मान लीजिए जैसे भाई ये गाड़ी जो है दूसरी गाड़ी एक आ गई है टिन 1 पर, मतलब कि ट्रैक आइडेंटिफिकेशन नंबर 1 पर ये जो है दूसरी गाड़ी आ गई है और यहाँ से ये सेम टिन पे, मतलब कि सेम ट्रैक आइडेंटिफिकेशन नंबर पर दूसरी गाड़ी भी उसी डायरेक्शन पर जा रही है। तो अब यहाँ पर जो रेलवे ट्रैक पर लगातार RFID लगाए गए हैं, तो जैसे जैसे गाड़ी आगे जाएगी तो फिर वो वैसे तो डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे कि भाई किस डायरेक्शन में गाड़ी जा रही है। अब जैसे कि ये सीधा जा रही है तो उसमें फिर यहाँ पर जो इंजन में डिवाइस लगाए गए हैं वो लगातार कैलकुलेट करते रहेंगे कि भाई ये गाड़ी जो है इस डायरेक्शन में जा रही है। और मान लीजिए सेम टिन पर दूसरी गाड़ी आ गई तो फिर उसमें जो RFID टैग लगे हुए हैं तो उसमें उल्टा चलेंगे, तो उसका इंजन वहां पर समझ जाएगा कि भाई यहाँ पर गाड़ी इस साइड में आ रही है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर सेम टिन जैसे ही आएगा तो वैसे ही यहाँ पर इंजन को मालूम पड़ जाएगा कि भाई सेम ट्रैक पर 2 गाड़ी आ चुकी है, और फिर अपने आप ही जैसे ही वो करीब आते जाएंगी यहाँ पर ये अपने कैलकुलेशन के हिसाब से दोनों गाड़ियों में ब्रेकिंग कर देगा, जिससे कि गाड़ियां रुक जाएगी। और बाकी वही सेम यहाँ पर सिग्नल के लिए भी होगा कि मान लीजिए कोई जो सिग्नल पे RFID लगा हुआ है तो उसके पहले यहाँ पर जितने ट्रैक्स में RFID लगे हुए हैं तो उससे ही कैलकुलेट करेगा कि भाई कैसे वो सिग्नल के पहले यहाँ पर एक गाड़ी रुक जाए और खुद से कैलकुलेट करके ही वो गाड़ी को वहां पर रोकेगा। तो ये यहाँ पर जो ट्रैक्स में RFID लगाए गए हैं उनसे यहाँ पर एक काम है, RFID जो टैग लगे हैं उनसे। और बाकी सेम ऐसी फाटक के लिए भी होगा कि भाई जब फाटक आने वाला होगा तो उस टाइम पर कुछ देर पहले ही यहाँ पर इंजन को पता लग जाएगा कि भाई वहां पर हॉर्न बजाना है, और अगर लोको पायलट वहां पर हॉर्न को एक्नॉलेज नहीं करते हैं तो फिर खुद ही हॉर्न बजा दे। तो अब आप यहाँ पर RFID टैग के बारे में समझ गए होंगे और RFID रीडर से कैसे भाई ये डेटा को प्रोसेस कर रहा है ये भी चीज जान गए होंगे। मेन यहाँ पर जितना यूनिट है वो इंजन के अंदर में ही लगे हैं, यही पूरा का पूरा काम कर रहे हैं। और बाकी स्टेशन में जो डिवाइस लगाए गए हैं, मतलब कि स्टेशनरी यूनिट, तो उनसे क्या काम है ये भी आप समझ गए होंगे।
वो सारे के सारे सिग्नल्स के बारे में यहाँ बताएंगे। और साथ ही साथ जब भी ट्रैक चेंज हो रही है तो उस टाइम पर भी वो जो है इंजन को जानकारी दे देते हैं कि भाई आगे जो है ट्रैक चेंज होने वाली है तो पहले स्पीड कम कर लें। तो उस हिसाब से यहाँ पर RFID काम करेगी और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी के जरिए कुछ इस तरह से यहाँ पर ट्रेन का कंट्रोल होगा। और यही है कवच का सिस्टम। और कवच यहाँ पर करता क्या है, तो देखिए एक तो चीज यहाँ पर ये हो गई कि हॉर्न बजाता है, वो आप समझ ही लिए। और दूसरी चीज भाई मेनली इसकी यही है कि भाई ये ब्रेकिंग करता है। मेनली मतलब कि ये जो है जहां से भी इंजन में ब्रेक्स लगते हैं वहां पर लगाया गया है, और कुछ भी चीज हो जाएगी तो ये डायरेक्टली यहाँ पर प्रेशर को छोड़ देता है। और कितना प्रेशर छोड़ना है वो अपने हिसाब से ही कैलकुलेट करता है, जिससे कि यहाँ पर ट्रेन के ब्रेक्स लगते हैं। ट्रेन की ब्रेकिंग कैसे काम करती है इसके बारे में भी समझना है तो भाई मैंने वीडियो बनाए थे, आप जाके देख सकते हैं, आई बटन पर लिंक मिल जाएगी। अगर यहाँ पर लिमिट्स के दायरे पर पूरा का पूरा काम हो रहा है, लोको पायलट बराबर काम कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर एक कुछ भी परेशानी नहीं करेगा। लेकिन अगर यहाँ तय लिमिट से ज्यादा यहाँ गाड़ी आगे बढ़ गई तो उस टाइम पर खुद ही फिर ये ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग करेगा। अब यहाँ पर जीपीएस का क्या काम है, तो चलिए ये भी मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए जीपीएस का काम आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि भाई ये ट्रेन को ट्रैक करने के लिए रहता है। ये डिवाइस पहले से ही अभी इंजन में लगे हुए हैं और इसका फिलहाल उतना भी ज्यादा कवच से लेना देना नहीं है। ये मेनली भाई क्या करता है, जो हमारा रेलवे का कंट्रोल सिस्टम है उसको जानकारी देता है कि भाई ट्रेन कहाँ पर चल रही है, किस लोकेशन पर है और क्या टाइम पर वो लोकेशन को क्रॉस कर रही है। तो ये चीज के लिए मेन वहाँ जीपीएस डिवाइस लगाए गए हैं। इसका बाकी उतना लेना देना नहीं है कवच से, लेकिन कवच में एक चीज है जो कि इसकी स्पीड को मॉनिटर करने के लिए है। तो अब भाई ये जीपीएस से जानकारी लेगा और स्पीड को मॉनिटर करेगा। अब जीपीएस के थ्रू इसको स्पीड पता लग जाएगी कि भाई कितनी स्पीड से गाड़ी चल रही है, और जितनी गाड़ी की तय स्पीड होगी, अब जैसे कि मान लीजिए एलएचबी कोच है तो 130 की स्पीड यहाँ पर अगर लिमिट होगी तो उससे ज्यादा अगर लोको पायलट यहाँ पर स्पीड करेंगे तो अपने आप ही फिर वो ब्रेकिंग करेगा। तो कवच का जीपीएस के थ्रू बस इतना काम है कि स्पीड को ट्रैक कर रहा है, और ओवर स्पीडिंग यहाँ पर ये कवच रोक देगा। बाकी वरना जीपीएस का कवच के लिए और उतना कोई काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ओवर स्पीडिंग को रोकने के लिए ही यहाँ पर ये मॉनिटर करता है। साथ ही साथ जितने परमानेंट कॉशन ऑर्डर है, मतलब कि कुछ कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर हमेशा ही कॉशन ऑर्डर रहता है कि भाई वहां पर हमेशा ही आपको स्पीड को धीरे करना है, तो वो सब भी कवच में फीड किए जाएंगे और उस हिसाब से भी ये ब्रेकिंग करेगा। तो ये यहाँ पर जीपीएस का काम हो गया। अब साथ ही आपके मन में एक और डाउट आ रहा होगा कि भाई जितने भी ये जो स्टेशनरी डिवाइस लगाए गए हैं ये तो स्टेशंस में लगे हैं सारे के सारे, और इनकी रेंज भी 5 किलोमीटर ही है। तो मान लीजिए कि भाई जो 2 स्टेशन ऐसी जगह पर पड़ रहे हैं जिनका जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है बीच में, तो वैसे टाइम पर यहाँ पर कवच कैसे काम करेगा। तो देखिए अगर वैसा हो जाता है और बीच में अगर कोई गेट सिग्नल या फिर IBH सिग्नल पड़ता है तो वैसे में वहां पर एक रिमोट इंटरफेस यूनिट और लगा दिया जाता है। मतलब कि जैसे कि यहाँ पर स्टेशनरी यूनिट है तो उसी की तरह यहाँ पर छोटे से रिमोट इंटरफेस यूनिट लगा दिए जाते हैं इन सिग्नल्स पे या फिर फाटक के पास में, जिनकी रेंज इतनी ज्यादा तो नहीं होती है, लेकिन जैसे ही वही ट्रेन इनके पास में आएगी तो फिर ये अपना डेटा जो है ट्रेन में भेज दिया करते हैं। मतलब कि हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स जो है तो उससे वो डेटा ट्रांसफर करते हैं कि भाई यहाँ पर सिग्नल क्या एस्पेक्ट है, और इस हिसाब से यहाँ पर भी गाड़ियां रुकती है। तो अगर स्टेशनरी डिवाइस थोड़ा दूर है तो यहाँ बीच बीच में रिमोट इंटरफेस यूनिट लगाएंगे, जिससे कि यहाँ पर ट्रेन का बराबर मूवमेंट हो पाएगा, और जब भी यहाँ पर कोई भी रेड सिग्नल रहेगा तो उसके पहले ही गाड़ी रुक जाएगी। तो यहाँ पर आपने कवच की टेक्नोलॉजी को भी समझ लिया होगा कि भाई आखिर एक काम कैसे कर रहा है, इसके बारे में भी जान लिया होगा। अभी कुछ दिन पहले ही इसके ट्रायल हुए थे जिसमें रेल मंत्री खुद वहाँ इंजन में गए थे और लोको पायलट के बिना ब्रेकिंग करे ही यहाँ पर गाड़ी अपने आप ही रुक गई थी। तो कवच जो है इसका सक्सेसफुल ट्रायल भी हो चुका है और अब फिलहाल ये इंडियन रेलवे में काफी ज्यादा इंप्लीमेंट होने लग गए हैं। अब देखिए लिंगमपल्ली से विकाराबाद और वाड़ी जो सेक्शन है साउथ सेंट्रल रेलवे में, तो यहाँ पर फिलहाल जो कवच का हमारा सिस्टम है वो रेडी हो चुका है। और इसके अलावा अभी फिलहाल ऑनगोइंग यहाँ पर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसमें कि दिल्ली से मुंबई और दिल्ली से हावड़ा लाइन पर यहाँ पर कवच का जो सिस्टम है इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो 2 सेक्शन फिलहाल आपने सुन लिए कि दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से हावड़ा यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है। सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह मिल चुके हैं और काम चल रहा है लगातार। इसके फिलहाल जो हावड़ा से मुंबई जो लाइन है वाया नागपुर होते हुए, तो यहाँ पर भी अब कवच लगाए जाएंगे। और इसके साथ साथ हावड़ा से CST एक और लाइन जो है जो कि वाया प्रयागराज इटारसी होकर गई है, तो वहां से भी काफी ट्रेन गुजरती है, तो वहां पर भी अभी फिलहाल कवच को लगाया जाएगा। फिलहाल ये रूट्स आ गए हैं जिनमें कि यहाँ कवच को लगाया जाएगा सबसे पहले तौर पर, और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे पूरे इंडियन रेलवे में ये चीज इंप्लीमेंट होने वाला है। सारे के सारे इंजन में यहाँ पर कवच को लगाने के लिए बोल दिया गया है रेल मंत्रालय द्वारा, और साथ ही साथ यहाँ पर सारे सेक्शन में भी धीरे धीरे यहाँ काम अब शुरू हो जाएगा। लेकिन इसका खर्चा कितना है, अब आप ये भी चीज जान लीजिए कि भाई आपने इसके प्रॉफिट तो समझ लिए, लेकिन एक नुकसान इसका है कि भाई इसका खर्चा भी काफी ज्यादा है। तो देखिए 50 लाख रुपए जो है हर किलोमीटर के हिसाब से इसमें खर्चा है। अब आप समझ लीजिए कि जितना भी इसमें डिवाइस लगा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो 50 लाख रुपए लग रहे हैं हर किलोमीटर के हिसाब से। इसके अलावा हर लोकोमोटिव में जो यूनिट लगाए जाएंगे तो उसकी कॉस्ट कितनी है, तो हर लोकोमोटिव में जो यूनिट लगाए जाएंगे उसकी कॉस्ट है 70 लाख रुपीस, मतलब कि 70 लाख रुपए में एक लोकोमोटिव पर यहाँ पर यूनिट्स लगाए जा रहे हैं।
तो उसके जितने भी यूनिट्स लगाए जाएंगे, ऑन बोर्ड यूनिट जिसे हम कहते हैं, तो 70 लाख रुपए के रहेंगे हर एक इंजन के हिसाब से। और अब आप समझ लीजिए कि भाई कितने सारे इंजन से इंडियन रेलवेज में, और सब में 70 लाख कर करके एक एक इंजन में यहाँ पर इतने सारे डिवाइस लगाए जाएंगे। तो टोटल अगर यहाँ पर मैं काउंट कर लूँ पूरे के पूरे इंडियन रेलवेज में जितना भी किलोमीटर हो रहा है, जितना भी इंजन हो रहे हैं उसके हिसाब से, तो यहाँ पर 50,000 करोड़ रुपए का अप्रोक्सीमेटली खर्चा है इंडियन रेलवेज के लिए, पूरे के पूरे इंडियन रेलवेज में अगर कवच को इंप्लीमेंट किया जाएगा तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कवच के सिस्टम के बारे में। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है तो आप बेफिक्र कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में ट्रेंड्स की बहुत सारी जानकारियों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।